दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप सभी लोगों से ये बातें मैं कहा था कि एक सीरीज लॉन्च की गई है, जिस सीरीज का नाम है सीखो और सिखाओ सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत मैंने बताया था कि इंग्लिश ग्रामर शुरू से शुरू किया जाएगा, बेसिक से शुरू किया जाएगा, एकदम शुरुआत से, और एडवांस्ड लेवल तक जाएगा। उसी सीरीज का आज पहला वीडियो है, जो शाम 7 बजे डेली वीडियो अपलोड होगी, जिस प्रकार से आज अपलोड हो रही है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस सीरीज से जुड़ना न भूलें। मैं शुरुआत में ही आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि मैं शुरू इतना बेसिक से करने जा रहा हूं कि आप लोगों की इच्छा नहीं होगी कि वीडियो में हम बने रहें, लेकिन 5 से 10 मिनट रुक के देखिएगा वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा कि यार इतनी सी चीज में हम इतनी चीजें नहीं जानते थे। तो आइए शुरू करते हैं आज इंग्लिश का पहला लेक्चर सीखो और सिखाओ सीरीज का। तो हमें पढ़ना है वास्तव में इंग्लिश। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है क्या पढ़ना। देखिए, हम कुछ लिख करके लाने की बहुत कम कोशिश करेंगे कि लिख के लाएं, यही लिखेंगे और पढ़ाया करेंगे। इंग्लिश पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इंग्लिश है क्या चीज। तो मैं बता दूं कि वास्तव में इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, और हर एक लैंग्वेज की शुरुआत जो होती है वो उसके अल्फाबेट से ही होती है। अभी मैं आपको बता दूं कि जितने भी लैंग्वेज है, लमसम सभी के अल्फाबेट होते हैं, वर्णमाला जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में भी अल्फाबेट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, तो शायद आप बता लेंगे, क्योंकि जानकारी तो होगी इतनी। तो इंग्लिश वर्डमाला जो है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उसमें कितने अल्फाबेट होते हैं, तो आप सभी लोग जो अल्फाबेट की संख्या होती है वो एक होती है। कितनी होती है? एक। अल्फाबेट एक ही होते हैं। इस अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं, लेटर्स, इनकी लेटर्स की जो संख्या होती है वो कितने होते हैं, तो उनकी संख्या होती है 26। इंग्लिश अल्फाबेट की मैं बात कर रहा हूं। अब ये इंग्लिश में इतनी अगर संख्याएं हो गई तो इनको बांटना भी पड़ेगा। तो इनका क्लासिफिकेशन किया गया अल्फाबेट का, इनके कार्यों के आधार पे। अभी मैं आपको बताऊंगा, एकदम शुरू से बने रहिएगा, कुछ न कुछ नई चीजें आपको जरूर मिलने वाली हैं। तो ध्यान दीजिए, इंग्लिश अल्फाबेट में जो 26 लेटर्स हैं, ये जो 26 लेटर्स हैं, इनको डिवाइड किया गया वास्तव में, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले 2 भागों में। और वो कौन कौन से थे, तो आप जानते हैं, पहला जो पार्ट इसका था वो वॉवेल, और दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल की जो संख्या है वो आप सभी लोग बताएंगे कितना है। तो वॉवेल की संख्या वास्तव में आपको मैं बता दूं 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल की संख्या होती है हमारी, 5। और बाकी 26 में से जो बच गए 5 को निकाल दिया जाए, तो जितने बचे वही हमारे क्या होते हैं, तो वही हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट की जो संख्या होती है मेरे दोस्त, वो कितनी होती है? 21। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ये जो है ये वॉवेल है, इनको छोड़ दिया जाए तो ध्यान दीजिए, सबको पढ़ना है, रुक के पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि भागेंगे, अब तो डेली पढ़ना है। तो इनको अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि बी, सी, डी, ई तो है नहीं, एफ,
G H, I है नहीं, J K L M N O है नहीं, P Q R S T U भी वॉवेल है, V W X Y Z। आप गिन सकते हैं ये टोटल अगर 5 निकाल लिया जाए वॉवेल को तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या हमारी कितनी हो गई? 21। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और ये वॉवेल होते हैं। अब इनको किस आधार पे बांटा गया? तो इनको इनके कार्यों के आधार पे बांटा गया है। अब ध्यान दीजिए, ये जो वॉवेल होते हैं जिन्हें हम लोग हिंदी में स्वर के भी नाम से जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, ज्यादा हिंदी शब्द का उपयोग नहीं करें, करने से बचें तो हमारे लिए बेटर होगा। ध्यान दीजिए, ये वॉवेल जो हैं इनकी संख्या 5 है और इन्हें वॉवेल यानी कि स्वर क्यों कहा गया, इनको क्यों बांट दिया गया अलग, इनका जो काम होता था मैं आपकी भाषा में अभी बता रहा हूं, अपनी भाषा में एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूं। इनका बेसिकली जो काम था वो था मात्रा लगाना, इनका बेसिकली काम। अभी मैं और चीजें बताऊंगा आपको, थोड़ा धैर्य रखिएगा, तुरंत मत कूदने लगना है कि यार ये है वो है, अभी समझने की कोशिश करिए। और इनका जो कार्य था बेसिकली, वो कार्य था इनका अक्षर बनाना और इनका काम था मात्रा लगाना। अब ध्यान दीजिए, मेन बात मैं कहना चाह रहा हूं, अब जो ग्रामर लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि वॉवेल का काम है सिलेबल का निर्माण करना। सिलेबल क्या होता है आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए, मैं ज्यादा उधर लेकर के नहीं जाऊंगा, अभी ये सारी चीजें बताऊंगा। सिलेबल के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, सिलेबल क्या होता है। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबल क्या होता है आप लोगों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यही वॉवेल होते हैं जो सिलेबल बनाने का काम करते हैं। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल किसी भी जो वर्ड है, ध्यान दीजिएगा मैं यही लिख दे रहा हूं कोष्टक में, किसी भी वर्ड की एक सबसे छोटी जो यूनिट होती है, इकाई होती है ना, उसी को सिलेबल कहते हैं। जैसे समझने की कोशिश करिए, मैं अभी एक वर्ड बोलने जा रहा हूं, लिख रहा हूं यहाँ पे, आप समझिएगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं आउटपुट, आउटपुट ये साउंड के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, साउंड भी पढ़ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक लेटर यहाँ वर्ड लिखा हूं आउटपुट, ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग नीचे में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये साउंड के अंतर्गत आता है, आप लोगों से मैं बोला हूं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर हो सकता है ना दिखे। आउटपुट अगर मैं वर्ड लिख रहा हूं एक, तो इसका जो साउंड आ रहा है वो पहले आउट फिर पुट। ध्यान दीजिए, ये जो पुट में यू आया है और ये जो ओ और यू आया है, ये एक अलग सिलेबल बना रहे हैं और ये एक अलग सिलेबल, इनकी बोलने की यूनिट दूसरी है, इनको बोलने की यूनिट दूसरी है, आउटपुट। तो ये सिलेबल होते हैं, किसी भी वर्ड को हम कितनी यूनिट में तोड़ दें वो सिलेबल होते हैं। जैसे आपको मैं और बता रहा हूं, ब्यूटीफुल अगर आप लिखेंगे तो ब्यूटीफुल, वो 3 सिलेबल हो जाता है। यही 2 सिलेबल 3 सिलेबल यानी कि 1 सिलेबल 2 सिलेबल और 3 सिलेबल के वर्ड होते हैं। मेन काम यही होता है। अच्छा, आप ध्यान दे रहे होंगे, जब सिलेबल बन रहा है ना तो वहां मात्रा लगने का थोड़ा बहुत काम हो रहा है, तो मात्रा लगाने का काम मैं अपनी भाषा में आपको बता दिया। और अकेले ये ध्यान दीजिए, जब भी सिलेबल का निर्माण करना होगा तो हमेशा वॉवेल की जरूरत पड़ेगी दोस्त, बिना वॉवेल के सिलेबल नहीं बन पाएगा, ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी जरूरत पड़ेगी और इनका काम होता है अक्षर बनाना। जैसे ध्यान दीजिए आप सभी लोग, कोई भी शब्द हमें लिखना हो, कोई भी वर्ड लिखना हो, जैसे मुझे कैट लिखना है तो कैट को अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूं कैट, ध्यान दीजिए बहुत बड़ी बात है, तो हमें इसमें क जो है वो अक्षर है हमारा, ये हमारा बनेगा सी से, आप जानते हैं सी से
कैट, और आप देखिए कॉन्सोनेंट का काम अक्षर बनाना, अक्षर ही बना रहा है, और ए का मात्रा लगा रहा है, और वोवेल है कैट, टी जो है ट अक्षर बना रहा है। आप देख लीजिए। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कितने सिलेबल का वर्ड है, जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत, मैं सबका कमेंट देखूंगा। कैट में कितना सिलेबल है? अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि एक ही बार में बोल दे रहे हैं कैट। हाँ भाई, अब आप यहां देखिए कॉन्सोनेंट अक्षर बनाने का काम कर रहा है, और जो ए है, मेरे कहने का मतलब वॉवेल है, वो हमारा मात्रा लगाने का काम कर रहा है। ये जो ए है, ये सी और ए के साथ मिलकर के सिलेबल बनाने का काम कर रहा है। तो आप ध्यान से रखिएगा, सिलेबल हम लोग पढ़ेंगे। एक खुशखबरी या फिर कह दूं अपने लिए भी बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं। मैं भी साउंड को गहराई से अभी तक नहीं पढ़ा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि एक बार साउंड पे गहन अध्ययन किया जाए और फिर एक अलग से वीडियो साउंड के लिए बनाया जाए। आपको जान के हैरानी होगी, और जानते भी होंगे बहुत से लोग, अगर साउंड की संख्या पूछी जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको दिखेगा। साउंड की संख्या अगर इंग्लिश अल्फाबेट में पूछी जाए तो वो होती है 44। 44 साउंड्स होते हैं इन्हीं लेटर्स के, 44 साउंड होते हैं, जिनमें से साउंड को भी वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में डिवाइड कर दिया गया है। वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में डिवाइड कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में डिवाइड कर दिया गया है। एक मेरी कमजोरी है, उस कमजोरी को मैं हमेशा सुधारने की कोशिश करूंगा दोस्त, और सुधार लूंगा मुझे लगता है कुछ ही दिनों में। वो मेरी कमजोरी ये है कि मैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखता नहीं हूँ, जगह जगह मिल जाती है वही लिख देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं, माफ करिएगा इसके लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, हमेशा यही मेरी उम्मीद रहेगी, यही कोशिश रहेगी कि मैं इसको सुधारने की कोशिश करूं, कि एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखूं जिससे आपको समझ में आए। लेकिन आप मेरा वीडियो अगर शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ क्या चीज किस लिए लिखा हूँ। क्योंकि अभी तक हम लोग ऑफलाइन में रहे तो ऑफलाइन में जैसे मन करता था लिख देते थे, मिटा देते थे, फिर हो जाता था। आपको स्क्रीनशॉट की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अब चाहूंगा कि सही से लिखूं। वॉवेल साउंड जो होते हैं, यहाँ देखिए 44 में जो वॉवेल साउंड होते हैं वो 19 होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो 25 होते हैं। आपको किसी किसी किताब में मिलेगी, मुझे भी मिली, वॉवेल साउंड्स 20 मिले और कॉन्सोनेंट साउंड 24 मिले। ये मिल जाएगा किसी न किसी किताब में, आपको भी ऐसा ही मिलेगा। तो आप दोनों ध्यान रखिएगा, ये वॉवेल साउंड होते हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स। अच्छा, ये 5 ही हैं, लेकिन इनकी जो ध्वनि निकलती है, जो साउंड निकलता है, वो मित्र 19 या 20 के लमसम निकलते हैं। तो आप लोग इस बात पे थोड़ा गौर करिए कि साउंड कितना इंपॉर्टेंट है। साउंड की भी संख्या होती है, साउंड्स भी कौन कौन से होते हैं ये भी जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। लो साउंड होता है, हाई साउंड होता है, ऐसे ही 2-3 साउंड्स के नाम और भी होते हैं। तो वो सभी साउंड्स हम लोग पढ़ेंगे किसी एक वीडियो में। और हाँ, वो वीडियो ये 7 बजे वाली सीरीज में नहीं आएगा, सीखो और सिखाओ सीरीज से थोड़ा सा अलग उस वीडियो को रखा जाएगा। फिलहाल उसमें भी सीखेंगे ही सिखाएंगे, कोई चीज बिना सीखे तो सिखाई नहीं जा सकती दोस्त। तो आप लोग इस बात पे गौर करिएगा। अब मेरी बात सुनिए, अब ये हो गए हमारे वॉवेल और ये कॉन्सोनेंट। अब आप समझ गए होंगे शायद, कोई भी वर्ड लिख लीजिए, बैट, कैट, मोबाइल, जो भी लिख लीजिए आप, हर एक में जो कॉन्सोनेंट का काम होगा वो अक्षर बनाना होगा, और इन्हीं से मिलकर के जो वॉवेल का काम होगा उस सिलेबल का निर्माण करना होगा, यानी कि मात्रा लगाना होगा दोस्त। ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें भी 2 ऐसे छिपे पड़े थे जो सिलेबल बनाने का काम कर ले रहे थे, और वो दोनों कौन है तो मैं आपको बता दूं, वो 2 हैं W और Y। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम से क्वेश्चन आपको यहां से नहीं पूछेगा,
अगर एग्जाम से क्वेश्चन पूछेगा तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। W और Y दो ऐसे लेटर हैं जो कॉन्सोनेंट का भी कार्य कर लेते हैं और वॉवेल का भी कार्य कर लेते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इन्हें एक अलग ही पार्ट दे दिया गया। यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसका पार्ट सेमी वॉवेल, इसका नाम दिया गया सेमी वॉवेल। लेकिन ये वॉवेल के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं कि इनको अगर मैं बाहर निकाल देता हूं तो कॉन्सोनेंट की संख्या कम हो जाती है, नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं किया गया है इंग्लिश में, कहीं मिला नहीं किताबों में, तो मैं आपको यूं ही नहीं बता दूंगा। लेकिन हाँ, ये मिला कि W और Y को हम सेमी वॉवेल के रूप में जानने लगे, और W और Y दो सेमी वॉवेल होते हैं। अब आप कहेंगे कि थोड़ा बताइए कैसे, तो देखिए ध्यान से, W और Y ये दोनों इसका भी काम करते हैं और इसका भी। जैसे मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मुझे लिखना हो यार्ड, यार्ड आप लोग जानते हैं यार्ड का मतलब क्या होता है। इसमें Y का जो काम है वो य अक्षर बनाना है। आप इसको देख पा रहे हैं, आ का मात्रा लगा रहा है और ये आधार है और ये ड है। तो ये यार्ड में Y का काम आप बेसिकली देख पा रहे हैं, ये काम कर रहा है कॉन्सोनेंट का। और ध्यान दीजिए, अभी मैं फिर लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं हैप्पी, हैप्पी। अब देखिए यच है आधा प पी बड़ी ई, तो यहाँ बड़ी का मात्रा लगा रहा है कौन, Y। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मात्रा लगाने का काम कर रहा है कौन, Y। तो Y कॉन्सोनेंट का भी कार्य कर रहा है और मात्रा लगाने का कार्य कर रहा है। तो फिर इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये सेमी वॉवेल में है, क्योंकि ये दोनों तरफ चल रहे हैं। ऐसे ही W भी है। W अभी वर्ड ही आप जब लिखें तो वर्ड में आप ध्यान दीजिए, वर्ड जब आप लिखें तो वह अक्षर बनाने का काम किया। लेकिन हम लोग जब ब्लो लिखते हैं, मान लीजिए मैं लिख दिया ब्लो, फ्लो, डाउन, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे ब और ल ये तो कर ही रहा, लेकिन O और W मिलकर के O का मात्रा, अब आप सोचेंगे कि O ही अकेले O का मात्रा लगा सकता था, हाँ लगा सकता था, लेकिन इसको थोड़ा सा खींचने के लिए ये मदद करता है W, और ये सिलेबल का एक निर्माण करता है। सिलेबल में हम लोग पढ़ेंगे, एक साउंड आता है जिसका नाम होता है डिप्थॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स ऐसे कुछ नाम है, हाँ शायद डिप्थॉन्ग्स ही है। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये मात्रा लगाने का काम करता है वास्तव में। तो ये W देखिए आप इसकी तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इसे यहां से हटा करके यहां रख दिया गया, ये कारण है। अगर कोई, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, मैं समझा समझा करके इसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि हम सीखने के लिए आए हैं, सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं आए। हाँ, हो सकता है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए अगर आते तो अब तक मैं बहुत सी चीजें पढ़ा चुका होता दोस्त, और बहुत सी चीजें बता भी चुका होता। अब तक मैं बता देता पांच जो है वावेल है, 21 कॉन्सोनेंट है, 2 सेमी वावेल है W और Y, बस इतनी बातें बता के आगे मैं बढ़ जाता। लेकिन ये सब चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं थी मुझे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब जाने रहेंगे, समझे रहेंगे, तो हमें याद आएगा कि वास्तव में था क्या चीज। अब इनके बाद जो हमें पढ़ना होता है कॉन्सोनेंट के बाद, ध्यान दीजिए साउंड को हम लोग किसी दिन पढ़ेंगे, इस चीज को हम और आप दिमाग में रखें, ये इम्पोर्टेंट चीज है, इन्हें हम पढ़ेंगे साउंड को। कभी समय निकाल करके अगर मुझे मौका मिलता है मैं भी पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ाऊंगा। तो इस चीज को आप देखिए। अब इसके बाद जो है कि हमें लेटर्स के बाद पढ़ने होते हैं वर्ड, तो मैं चाहता हूं कि इन्हें थोड़ा सा मिटा दूं और उसके बाद वर्ड को समझाने की कोशिश करूं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो ये जो होते हैं, इसके बाद हम वर्ड देखेंगे कि वर्ड क्या होता है।
ध्यान दीजिए, इन लेटर्स के बाद की जो बेसिक आता है वो हम चर्चा करते हैं वर्ड के बारे में। वर्ड नाम तो सुना होगा आप सभी लोगों ने, वर्ड यानी कि शब्द। ये वर्ड क्या होते हैं? तो ये जो लेटर्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, इन लेटर्स का ही एक ग्रुप होता है वर्ड्स। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि अगर एक सी को अलग में लिया, ए को अलग में लिया और टी को अलग में लिया, सी भी एक लेटर है, ए भी एक लेटर है और टी भी एक लेटर है। इनको जब एक ग्रुप में बना देता हूं तो ये बन जाता है CAT, कैट। ये क्या है? वर्ड है। ध्यान दीजिए, हम इसको कह सकते हैं, हमारे गुरुजी बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा करते थे जब हम लोग पढ़ते थे, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब एक ग्रुप किसका? लेटर्स का। अभी ग्रुप ही सिर्फ वर्ड भी नहीं बना सकते। अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि अगर हम सिर्फ CAT को कह दें कि एक ग्रुप बना दिया जाए तो हो सकता है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, TCA। आप बताइए, ये भी तो एक ग्रुप ही है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ड है? नहीं। लेकिन इन्हीं लेटर्स का ये भी ग्रुप है और इन्हें हम कह सकते हैं कि ये क्या है? वर्ड है। क्यों? इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो इनमें और इनमें अंतर यही है, इन दोनों में, कि जो CAT कैट है इसका हम कुछ न कुछ सेंस समझ पा रहे हैं और जो TCA है इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये वर्ड है? नहीं कह सकते। जैसे अभी मेरा ही नाम ले लीजिए आप लोग, जैसे VINAY विनय है, तो आप पा रहे होंगे कि विनय में ये जब सिस्टमेटिक तरीके से मैं लगाया तो इसका सेंस निकल रहा है, ये एक वर्ड है। अभी इसी को हम इधर उधर करके लिख देते YANIV, यानी पता नहीं क्या निकलता, यानी कि ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। तो सिर्फ हम इतना नहीं कह सकते कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, नहीं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स और इसके साथ ही साथ होना चाहिए क्या? हमारा कंप्लीट सेंस। इसके साथ ही साथ होना चाहिए कंप्लीट सेंस, यानी कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट सेंस अगर रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं वर्ड, इज कॉल्ड वर्ड। अब वर्ड को इतना ही नहीं पढ़ना है, वर्ड तो मतलब वर्ड के भी टाइप होते हैं। वास्तव में वर्ड के भी टाइप होते हैं, लेकिन वर्ड के टाइप को हम नहीं पढ़ेंगे। कहीं कहीं वर्ड के टाइप को पढ़ा दिया जाता है, तो वर्ड के टाइप्स हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ेंगे इसको हम किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं, किसी किसी किताबों में उन्हें वर्ड के टाइप के अनुसार भी लिख दिया गया है, तो उनको हम ध्यान से देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज होता है और जिसका नाम होता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन होता है, वर्ड का निर्माण कैसे किया जाता है। तो एक तो रूट वर्ड कुछ होते हैं, पहले उसमें कुछ रूट वर्ड होते हैं हमारे, ध्यान दीजिए, और उनमें कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगा करके, प्रीफिक्स या सफिक्स आप लोग जानते हैं, इनमें अगर हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देते हैं तो भी वर्ड के निर्माण हो जाते हैं। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है, प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रत्यय और उपसर्ग वाली जो बात आती है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। ये वर्ड के फॉर्मेशन भी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब में नहीं, सॉरी पूछेगा नहीं, बहुत कम पूछता है, मतलब एग्जाम्स में। तो इन्हीं में एक आता है कंपाउंड वर्ड। क्या आता है? कंपाउंड वर्ड।
ध्यान दीजिए आप सभी लोग, जैसे मान लीजिए किसी वर्ड का फॉर्मेशन, ये अभी मैं समझाऊंगा कि क्या इन्हें क्या कहते हैं, जो प्रेफिक्स और सफिक्स लगा करके बनते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं? कोई कोई वर्ड आप पाए होंगे जो दो वर्ड से मिलकर के बने होते हैं वास्तव में। जैसे आपको मैं बता दूं कि टूथब्रश, टूथब्रश को हम लोग कैसे लिखते हैं? TOOTH, टूथ ब्रश, टूथब्रश। तो आप देखिए ये टूथ है और ये ब्रश है, दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, तो इसी वर्ड को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड। जैसे आप देखें तो आप पाएंगे अपने आसपास ही बेडरूम पाएंगे, हम लोग कहते हैं पोस्टमैन, पोस्टमैन। अब आप अपने आसपास थोड़ा सा नजर घुमाइए और देखिए कि कौन कौन से वर्ड हैं जो कंपाउंड वर्ड है, और उनको कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। अच्छा, ये कंपाउंड वर्ड होते हैं, इनको दिमाग में रखना है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके बने होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं, ये थोड़ा मिटा दो, ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके बने होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं डेरिवेशन वर्ड। अच्छा, ये दिमाग में नहीं रखना है, ये चीजें कोई जरूरी नहीं है हमें रखने की। इन्हें जैसे मान लीजिए कि अभी आपको मैं कंपाउंड और डेरिवेशन वर्ड में अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। इसीलिए बता दे रहा हूं इसे, इसको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि ये इससे मिलता जुलता है। अभी आप लोग कह दें कि हैप्पी शब्द अगर लिखा है और आपको कहीं मिला गया अनहैप्पी लिखा हुआ, अनहैप्पी, अनहैप्पी लिखा हुआ मिल गया, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे UN अन है एक वर्ड और एक वर्ड है हैप्पी, तो फिर आप इसे बोल देंगे कंपाउंड वर्ड। लेकिन नहीं, ये जो अन है ये इंग्लिश का एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स लगा है हैप्पी के पहले, तो ये कंपाउंड वर्ड नहीं है, ये डेरिवेशन वाला है। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे एक है ब्लाइंड, ब्लाइंड एक वर्ड है, इसमें अगर नेस लगा देते हैं तो नेस जो है ये सफिक्स है दोस्त, तो फिर ये ब्लाइंड और नेस से हम ये ना समझ लें कि ये कंपाउंड वर्ड है। और एक वर्ड होता है जो तीसरे वर्ड के नाम से जाना जाता है, समझने की कोशिश करिएगा, वो उसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जन। जो होता है वो वास्तव में कोई वर्ड के फॉर्मेशन में ना आता है, कन्वर्जन। अच्छा, ये क्या होता है कन्वर्जन? जैसे मान लीजिए रन है, तो आप जानते हैं कि रन नाउन भी है और हमारा क्या है, ये वर्ब भी है। ऐसे ही कई वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन और वर्ब का काम करते हैं, उनको सेंटेंस में हम किसी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच का काम करते हैं, लेकिन सेंटेंस में हम उन्हें किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज कर लेते हैं, उसी को हम लोग कन्वर्जन बोल देते हैं। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत एक कंपाउंड वर्ड के बारे में आप लोग जान लीजिए, प्रीफिक्स सफिक्स हम लोग कभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये इतने होते हैं वर्ड। अच्छा, टाइप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। दो टाइप वर्ड के बांटे गए हैं और वो दोनों टाइप मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच में बताऊंगा, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब को अलग टाइप में रखा गया है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, इनको अलग टाइप में रखा गया है। इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, का दो पार्ट ऑफ स्पीच इधर उधर भी रखे गए हैं, इनको बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे किसी वीडियो में हम, लेकिन ये पूछता नहीं है एग्जाम में। और अब आप फिर कहेंगे कि हम तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, सीखो और सिखाओ सीरीज का नाम रखा गया है। तो दोस्त, सीखो और सिखाओ ही सीरीज का नाम है, लेकिन हर एक चीज एक वीडियो में बता देना उचित नहीं है। मैं अगर यही बताने लग जाऊंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा दोस्त। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, आगे बढ़नी पड़ेगी हमें, ऐसे अगर हम चलेंगे तो यहीं रह जाएंगे। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मैं समझूंगा कि आप लोग समझ रहे हैं इन बातों को।
अब इन वर्ड के बाद एक नया चीज आप सीखने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेज। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, फ्रेज। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे, अगर ईमानदारी से बोले तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फ्रेज का नाम शायद न सुने हो, बहुत से लोग हो सकते हैं। फ्रेज भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फ्रेज किसे कहते हैं तो मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। इसको मिटा देता हूं अभी फिलहाल, ये हम फ्रेज को समझते हैं। एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे वर्ड्स के, एग्जाम्पल्स मैं नहीं लिखने वाला हूं। आप सभी लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा अच्छा सा, जिससे आप लोगों को आसानी हो समझने में कोई भी चीज। क्योंकि देखिए, जब हम पढ़ते हैं और हमारे हाथ में कापी और कलम होते हैं, पेन और बुक होती है, तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि कितना अच्छा लगता है पढ़ने में, मन भी लगता है। सिर्फ वीडियोज को अगर देखते रहें तो भूलने की भी आदत हमें बनी जाती है दोस्त, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अच्छा, फ्रेज क्या होते हैं इसको समझते हैं। फ्रेज को आसान होता है, कठिन नहीं। फ्रेज किसे कहते हैं? अच्छा, जो वर्ड होता है ये लेटर्स का ग्रुप होता है, लेकिन जो फ्रेज होता है वो वर्ड का ग्रुप होता है। तो फ्रेज को हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन ध्यान रहे, इसमें हम विद कंप्लीट सेंस नहीं कह सकते। सेंस का मतलब मीनिंग से है, आप मीनिंग भी समझ सकते हैं, ये मीनिंग से ही है। हम विद कंप्लीट सेंस नहीं कह सकते। अगर कंप्लीट सेंस कह देंगे तब तो फिर वो फ्रेज नहीं, वो फिर सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूं आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट at 7 o'clock, at 7 o'clock with my friend, with my friend, with my friend to buy toys for playing। ध्यान दीजिए, इतना बड़ा मैं सेंटेंस लिखा। आप पाएंगे ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इस पूरे का कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि मैं मार्केट गया सुबह में 7 बजे अपने दोस्त के साथ खिलौना खरीदने के लिए, खेलने के लिए खिलौना खरीदने। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इसमें आप पाएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कब मार्केट गए, तो आपका जवाब आएगा कि एट 7 o'clock, यानी कि 7 बजे। मैं आपसे पूछ लूं, बोलने की कोशिश करिएगा वहीं बैठे बैठे, मैं आपसे पूछ लूं किसके साथ आप मार्केट गए 7 बजे खिलौना खरीदने के लिए, तो आप कहेंगे अपने दोस्त के साथ, विद माय फ्रेंड। आपसे मैं पूछूं क्या खरीदने के लिए आप मार्केट गए, तो आप कहेंगे टू बाय टॉयज। आपसे पूछो किस लिए खरीदने के लिए गए, तो कहेंगे फॉर प्लेइंग। पूछे कहाँ गए, तो आप कहेंगे मार्केट। तो आप देखिए, क्या इन सब का तनिक भी सेंस नहीं निकल रहा है? निकल रहा है ना। अगर इनको मैं सेंटेंस में न लिखता, अगर इनको मैं सेंटेंस में न लिखता दोस्त, अलग लिख देता इनको, ये सेंटेंस न लिखता, अलग लिख देता विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड, तो फिर ये क्या है, ये क्या है आप बताएं। यही हमारा क्या है, फ्रेज है। इनका कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट सेंस निकलता है, आधा अधूरा। अब आप कहेंगे कैसे आधा अधूरा? मान लीजिए कि मैं हूं और ऐसे ही कहीं जा रहा हूं और मैं बोल दूं एकदम पागलों की तरह, मैं कहूं सुबह में 7 बजे, सुबह में 7 बजे।
फिर मैं बोलूं खिलौना खरीदने, फिर शांत हो। फिर थोड़ी देर बाद बोलूं अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, फिर आप सोचेंगे यार क्या बोल रहा है, पगला गया है लगता है। अच्छा, क्या आप तनिक भी नहीं समझ पाएंगे कि खिलौना खरीदने मतलब क्या? कुछ तो समझ में आ रहा है लेकिन पूरा नहीं, आधा अधूरा ही अर्थ निकल रहा है। तो जब किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड हो और उसका आधा अधूरा ही वर्ड सेंस निकलता है हमारा, तो फिर उसी को हम कहते हैं फ्रेज। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेज। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेज। समझने की कोशिश करिएगा तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट सेंस। विद इनकम्प्लीट सेंस is called phrase, is called phrase. A group of words with incomplete sense is called phrase. Sense का मतलब आप लोग किससे समझेंगे? मीनिंग से। अच्छा, ये वही सेंस है। सेंस की स्पेलिंग बच्चे गलत लिख देते हैं, SCNCE लिख देते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। सेंस की स्पेलिंग, सेंस ये होता है, ये वही वाला सेंस है जो अक्सर यूज हो जाता है चौराहे पे फुल्की वाले की दुकान पे, या फिर कहीं किसी अन्य दुकान पे, या फिर क्लास वगैरह में। याद करिए, जब कोई चीज गलती हो, नॉनसेंस कहेंगे, नॉनसेंस कहेंगे, इसी सेंस में सिर्फ क्या लग जाता है? नॉन लग जाता है, मतलब बिना अर्थ के, मतलब व्यर्थ हो एकदम। तो वही वाला नॉनसेंस सेंस है, लेकिन इसकी स्पेलिंग ये है, तो यही नॉनसेंस है। सेंस का मतलब होता है अर्थ। नहीं, जब कोई दूसरी चीज बोल दे नॉनसेंस कहेंगे, तो नॉन हटा दीजिए, जो सेंस बचा है वही सेंस यहाँ पे यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है मीनिंग। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब ये सब के सब फ्रेज हैं, आप ध्यान दीजिए, ये हमें एडवर्ब बता रहा है, गौर से समझने की कोशिश करिएगा, ये भी एडवर्ब है। अच्छा, ये सब के सब अभी फिलहाल एडवर्ब ही दिख रहे हैं। जो फ्रेज होते हैं ना, इनके भी टाइप होते हैं। फ्रेज के भी क्या होते हैं? टाइप होते हैं, कई प्रकार के फ्रेज। एग्जाम्पल मैं इसका नहीं लिखूंगा, इतना बता दिया हूं कि एग्जाम्पल आप स्वयं लिख सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, फ्रेज की कौन कौन से टाइप होते हैं इनको समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। तो फ्रेज के भी टाइप होते हैं, कई प्रकार का फ्रेज होता है। एक तो है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। इनकी संख्या निश्चित नहीं है दोस्त, एडजेक्टिव फ्रेज। वर्ब फ्रेज भी होता है, वर्ब फ्रेज अभी मैं समझा रहा हूं कैसे। और जो है कि एडवर्बियल फ्रेज भी होता है, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इतने चीज होते हैं। और एक और होता है जिसका नाम है इन्फिनिटिव फ्रेज, नीचे दिख रहा होगा, इन्फिनिटिव फ्रेज। अच्छा, नाउन फ्रेज क्या है? जब कोई ऐसा ग्रुप हो वर्ड का जो सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करे, तो उसे हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज। जैसे समझिए आप सभी लोग, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं कह दूं अ ब्लैक शर्ट, अ ब्लैक शर्ट, अ ब्लैक शर्ट वॉज स्टोलन, वॉज स्टोलन। आप इतना तो थोड़ा सा जान लीजिए, आगे में हम लोग पढ़ेंगे। जब कोई चीज किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करती है, सब्जेक्ट के स्थान पे आई होती है,
तो वो नाउन ही होता है। तो ये फिर नाउन की तरह पूरा फ्रेज कार्य कर रहा है, इसलिए ये कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज। इसमें भी ध्यान दीजिए, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, लेकिन ये नाउन है, मेन यही है। तो जो मेन होता है उसी से मिला के हम फ्रेज का निर्माण करते हैं। और आप देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो इसी को हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज। गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, अभी तनी तनी समझिए। एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। एडजेक्टिव फ्रेज होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूं आई सा अ मैन, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, और फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ जॉय, आनंद से भरा हुआ। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप जानिए एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे मैंने एक आदमी देखा और उस आदमी की विशेषता ये है कि वो फुल ऑफ जॉय था। वो क्या था? फुल ऑफ जॉय, आनंद से भरपूर एक आदमी को मैंने देखा। तो ये जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। देखिए 3 फ्रेज। अच्छा ध्यान दीजिए, अक्सर जो फ्रेज का एडजेक्टिव होता है, समझने की कोशिश करिएगा, गहरी बात मैं बता रहा हूं। एडजेक्टिव के 2 प्रकार के यूज हम पढ़ेंगे, प्रेडिकेटिव यूज और एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। तो जो फ्रेज वाला एडजेक्टिव आते हैं वो हमेशा उनका यूज प्रेडिकेटिव किया जाता है और एट्रीब्यूटिव नहीं किया जाता है। तो ये एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज क्या होते हैं, ये आप लोग थोड़ा दिन धैर्य रखिए, बहुत जल्द हम लोग वहां तक पहुंचने वाले हैं और वहां पहुंचेंगे तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम कहते हैं वर्ब फ्रेज क्या होता है। तो वर्ब फ्रेज भी होता है दोस्त। जैसे मैं कह दूं, एक सेंटेंस में लिख दूं, एक वर्ड लिखूं राइटिंग, ये वर्ब है। ध्यान दीजिए, इसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब भी आ जाते हैं, जैसे हैज, बीन। अब ये वर्ब एक वर्ड का तो रह नहीं गया, 1 2 3 के हो गए, तो इन्हीं को हम लोग वर्ब फ्रेज कह देते हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत दिमाग में मत रखिएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतने नहीं है कि एग्जाम में पूछ लिए जाए, लेकिन जानकारी के लिए जरूर जानिए। एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि हेलो हेलो बुक कहाँ है, तो आप कहेंगे द बुक वॉज, द बुक वॉज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है। तो यहाँ पे ऑन द टेबल ये स्थिति बता रहा है, उसका एडवर्ब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे एडवर्ब होता क्या है बढ़िया से। जब वो जान लेंगे तो तुरंत आपको समझ में आएगा। तो ये फिर देखिए 2 3 वर्ड में बता रहा है उसका जगह, तो फिर ये एडवर्बियल फ्रेज है। अच्छा, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? प्रेपोजिशनल फ्रेज को भी हम लोग समझते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज के उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं। एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं आई राइट एन एसे, आई राइट एन एसे विथ पेन, विथ पेन। तो आप देखिए यहाँ पे विथ पेन जो है ये विथ के साथ आया है और विद एक प्रेपोजिशन है चूंकि, इसलिए इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंतर्गत रखा गया। आप लोग कहीं कहीं पाएंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज में काफी अंतर नहीं मिलेगा। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा आप सभी लोगों का। इन्फिनिटिव फ्रेज क्या होता है? इन्फिनिटिव आप जानते हैं, जैसे अभी अभी मैंने लिखा आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। मैं जब ये चीज लिखा आप देखें टू बाई वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे जो टू बाई है, टू बाई एक इन्फिनिटिव वर्ब आता है, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। तो ये होते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, टू बाई वेजिटेबल्स, सॉरी ये है एक इन्फिनिटिव फ्रेज। तो ये होते हैं फ्रेज। वैसे मैं आप लोगों से कहा था कि वीडियो का ड्यूरेशन मैं काफी लंबा नहीं लेकर के जाऊंगा, 30 से 45 मिनट वीडियो का ड्यूरेशन होने वाला है। तो ये 30 से 45 मिनट वास्तव में दोस्त हो चुके हैं, लमसम हो गए होंगे, और यहीं तक आज रोकते हैं। कल हम लोग फ्रेज के आगे सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों का राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट जरूर करें अगर वीडियो को देख रहे हैं पूरा तो।
और आप लोग चूंकि वीडियो को अभी तक देखें इतना देर तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगर कोई कमी मेरे पढ़ाने में या सिखाने में रह गई हो तो उसे जरूर बताने की कोशिश करिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। कोई नॉलेज ऐसा चला गया हो आपके पास जिसका कंफ्यूज हो, आप न समझ में आ रहा हो, उसे भी कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो कल 7 बजे आपको मिलेगी, और ये आज 7 बजे आपके पास पहुंच चुकी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।